हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका जो पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, सो हम रिसर्च मेथडोलॉजीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आज के इस सेशन में देखने जा रहे हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह रिलीज कर चुके हैं। तो उसकी लास्ट डेट है आपकी 14th ऑफ मार्च 2023। याद रखना, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी से 14 डेज रिमेनिंग है। जल्द से जल्द आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिलअप कर लेना है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने डिटेल वीडियो भी बना रखा है सीट से रिलेटेड, किस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न वगैरह। आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है। और उसी के साथ साथ आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पेपर वन रिसर्च मेथडोलॉजी होता है, जिस पर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे हाईलाइट हो रखा है। उस नंबर पर आपको हमें कांटेक्ट करना है हमारे कोर्स से रिलेटेड, या फिर आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए अगेन हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे कि आप वन क्लिक में ही आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हमारे कोर्स को एक्सेस कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर काफ़ी अच्छा हमारा जो स्टूडेंट्स का पासिंग रेट था, काफ़ी अच्छा था हमारा रिजल्ट प्रीवियस ईयर बैच का। तो इस साल भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि हमारी टीम जो है टाइम टू टाइम आपको गाइड करती रहती है। तो याद रखना है आपको, बाकी कुछ ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। जल्द से जल्द आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करना है, प्रिपरेशंस करना है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज लेक्चर। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बारी बता दूं कि पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथडोलॉजी पर बेस्ड होता है, और हर एक फैकल्टीज वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग सिलेबस फॉलो करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, मॉक टेस्ट और एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपके जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वीडियो लेक्चर्स जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। वीडियो लेक्चर्स में हमारे थियोरी, एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप वही इंटरनेट से अगर देखते हो तो काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज़ करी जाती है, और आपको पता नहीं होता कि प्रॉपरली किस सीक्वेंस में आपको, किस टॉपिक वाइज में आपको स्टडी करना है। तो सारी चीज़ें हम हमारे कोर्स में यहाँ पर आपको बता रखी है, विद अ मिनिमम प्राइस एंड 100% पासिंग गारंटी। यानी हमारे ही कोर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत कम डेज है, तो इन कम डेज में हमारे कोर्स के थ्रू आपको हम अच्छे से अच्छा गाइड करते हैं, अच्छे से अच्छे आपको सारे गाइड करने की या फिर सारे इंस्ट्रक्शंस हम आपको प्रोवाइड करते हैं हमारे कोर्स में। तो जल्द से जल्द आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, या फिर आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ ग्लोबल ऑनलाइन ऐप। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैटिस्टिकल एवरेज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम स्टैटिस्टिकल एवरेज मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज यूज करते हैं। तो वो यूज करते हैं हम अरिथमेटिक एवरेज। अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम कहते हैं मीन भी, जैसे हम कहते हैं, जैसे मान लो कोई पॉपुलेशन है, उस पर रिसर्चर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्चर देखेंगे ये जो पर्टिकुलर सिटी है उसमें कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये देखना है। तो रिसर्चर ने ये देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो 90% लोग लिटरेट है, मीन्स 90% लोग एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। तो इससे ये अंदाजा लग जाएगा कि इस सिटी में ज्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं। तो मीन जो है बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है। सो रिमेम्बर, सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी जो है वो मीन है। सो सेंट्रल टेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रिसर्च में, मैंने उस पर भी लेक्चर लिया है, आप उसको जाकर देखिए। उस टॉपिक से एग्जाम में कंपलसरी एक या फिर दो क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। तो रिमेम्बर, अरिथमेटिक एवरेज जिसे हम मीन भी कहते हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला स्टैटिस्टिकल टूल है, और ये सबसे कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी है। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अरिथमेटिक एवरेज। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कोरिलेशनल रिसर्च में एक कोएफिशिएंट होता है जिसे कहते हैं कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट। सो कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट की वैल्यू इन सारे ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, यह हमें फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर,
कोरिलेशनल रिसर्च में जो कोएफिशिएंट होता है जिसे हम कहते हैं कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स आपके कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल है वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड हो गए। अगर मान लो आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है तो आपके जो कोरिलेशनल रिसर्च में जो वेरिएबल्स होते हैं वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड होंगे। और अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दी वेरिएबल्स इन कोरिलेशनल रिसर्च। तो आपको याद रखना है आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है। अगर आपकी कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 है, दैट मीन्स वेरिएबल्स आर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेटेड। अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +1 है, दैट मीन्स जो वेरिएबल्स है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेटेड है। और अगर आपके कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स उस केस में वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, सो आपको ये याद रखना है। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए +-1, यस, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में लाई करती है, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी 0, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी ±0.5, सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी हो सकती है, बिकॉज -0.5 कुछ यहाँ पर लाई करेगा और +0.5 यहाँ पर लाई करेगा। सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू ±0.5 भी होती है। देन कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं होती है, बिल्कुल कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट क्योंकि -1 से +1 के बीच में लाई करता है, सो -1 से +1 के बीच में +-2 वैल्यू लाई नहीं करती है, दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, बिकॉज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू +-2 नहीं हो सकती है। और आपको ऑप्शन में भी यही पूछ रहा है कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी +-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथेसिस रिलेट्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है हाइपोथेसिस किस ऑप्शन से रिलेट करता है। अब हाइपोथेसिस क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सो हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जो रिसर्चर के अजम्पशंस और गेसेस पर बेस्ड होता है। टेंटेटिव स्टेटमेंट मींस टेम्पररी स्टेटमेंट, थोड़ी देर के लिए रिसर्चर मान लेते हैं कि मैं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। अब हाइपोथेसिस को हम जनरली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में टेस्ट करते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कैसे हम टेस्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट का इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो ये देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर चेंज हो रहा है या फिर नहीं चेंज हो रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने से क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पर कुछ चेंजेस आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। सो हाइपोथेसिस किससे रिलेट कर रहा है, इससे आपको पता चल रहा है वेरिएबल टू वेरिएबल, क्योंकि अगर कोई चीज कांस्टेंट होंगी तो उसको रिसर्चर टेस्ट ही क्यों करेंगे। ओके, सो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स, यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हाइपोथेसिस रिलेट्स विद वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी अगर आप जेंडर को एनालाइज कर रहे हो तो ये कौन से एनालिसिस का एग्जांपल होगा। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपका जो रिस्पोंडेंट्स है उनकी जेंडर को एनालाइज कर रहे हो। सो यहाँ पर आप सिर्फ एक ही वेरिएबल को मेजर कर रहे हो जो कि है जेंडर, जेंडर को ही सिर्फ एनालाइज कर रहे हो। सो आपके पास एक वेरिएबल है। So, अगर आपके पास एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल को अगर आप एनालाइज करते हो तो आपका आ जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस में। यूनि का मतलब होता है एक, जैसे जेंडर है यहाँ पर, ओके, और ये सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये आपका हो जाएगा यूनिवेरिएट एनालिसिस का एग्जाम्पल। अब बाइवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, जिसमें दो वेरिएबल है। अब मान लो आप जेंडर के साथ साथ रिस्पोंडेंट्स की हाइट भी मेजर कर रहे हो, सो यहाँ पर दो वेरिएबल हो जाएंगे। सो इस केस में आप बाइवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। अब मल्टीवेरिएट क्या होता है, जिसमें आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स पर एनालाइज करते हो, तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करेंगे। अब जैसे मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आपको एनालाइज करना है रिस्पोंडेंट का जेंडर, उनकी हाइट और उनका वेट।
तो इस केस में आपके पास 3 वेरिएबल है। तो अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे तो आप मल्टीवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि है जेंडर। तो जेंडर इस वेरिएबल को एनालाइज करने के लिए आप यूनिवेरिएट एनालिसिस का यूज करोगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनिवेरिएट एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, research studies which determine the frequency with which something occurs or its causal association with something else is called। इस क्वेश्चन में हमें एक डेफिनेशन गिवन है, हमें फाइंड आउट करने की डेफिनेशन किस रिसर्च की डेफिनेशन होगी। अब इस डेफिनेशन में हमें ये गिवन है कि एक रिसर्च है जो फ्रिक्वेंटली फेनोमेना जो अकर होते हैं उनको डिटरमाइन करने के काम आती है और जो कोई किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। वो कौन सी रिसर्च होती है? वो रिसर्च होती है आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च वो रिसर्च होती है जो किसी फेनोमेना जो फ्रीक्वेंटली अकर हो रहा है कोई फेनोमेना उसको डिटरमाइन करने के काम आती है और किसी प्रॉब्लम का कॉज बताती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको जो भी डिसीज हुई, आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताते हो। अब मान लीजिए आपने बताया स्टमक पेन है, तो डॉक्टर उसको देखेगा आपको और बताएगा कि ये किस वजह से हुई। उस प्रॉब्लम का डॉक्टर कॉज बताता है कि आपको कैसे हुई है ये प्रॉब्लम डिसीज, ये जो भी डिसीज हुई है वो किस वजह से हुई है, आपको स्टमक क्यों पेन हो रहा है। सो डायग्नोस्टिक वर्ड में ही डायग्नोस, किसी प्रॉब्लम को डायग्नोस करना, किसी प्रॉब्लम के अगेंस्ट किसी प्रॉब्लम का कॉज फाइंड आउट करना। सो ये डेफिनेशन होगी आपकी डायग्नोस्टिक रिसर्च की। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है फॉर्मुलेटिव रिसर्च। फॉर्मुलेटिव रिसर्च को रिमेंबर आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी कहते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में रिसर्चर किसी भी फेनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को जो कि वेल डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर किसी प्रॉब्लम का कॉज रिसर्चर फाइंड नहीं करते। दैट्स व्हाई अगर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में किसी भी फेनोमेना को आप एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप किसी प्रॉब्लम का अगेन कोई कॉज फाइंड आउट नहीं करते हो। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में किसी प्रॉब्लम का आप कॉज नहीं फाइंड आउट कर सकते हो और किसी जो प्रॉब्लम हो रही है उसका किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है ये भी आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं फाइंड आउट करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायग्नोस्टिक रिसर्च। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which component of attitude represent an individual's information and knowledge about an object। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें किसी पर्सन के बारे में बिलीव्स या फिर नॉलेज होती है अबाउट एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। सो रिमेंबर एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इफेक्टिव, अफेक्टिव, देन बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है ऐसा कौन सा एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट होता है जिसमें आपको किसी इंडिविजुअल्स और किसी पर्सन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और बिलीव्स होती है, उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पता होती है कि आप हम जैसे कहते हैं वो पर्सन बहुत ऑनेस्ट है, वो पर्सन बहुत पोलाइट है, वो पर्सन बहुत काइंड है, वो पर्सन बहुत डेंजरस है, आप कहते हो कि वो पर्सन बहुत क्रिएटिव है। तो इसमें आपको किसी पर्सन के बारे में आपकी बिलीव्स है, आपको उस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है, आपको नॉलेज है। सो वो कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड होता है आपका कॉग्निटिव। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी कॉग्निटिव। अब बिहेवियरल, अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव ये तीनों भी एटीट्यूड ऑफ कंपोनेंट क्या होते हैं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। सो स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफेक्टिव कंपोनेंट, देन सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट जिसको आप कॉग्निटिव भी कहते हो, एंड थर्ड इज कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड को हम एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो आपको याद रखना है स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। ऐसा भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अब वन बाय वन हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड्स के जो 3 कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आपको किसी पर्सन के फीलिंग्स और या फिर उनके इमोशन के बारे में इन्वॉल्व होता है अफेक्टिव कंपोनेंट्स। जैसे कोई पर्सन है उसको स्पाइडर से डर लगता है, जैसे आपको इस एग्जांपल में गिवन है आई एम स्केर्ड ऑफ स्पाइडर्स। सो अफेक्टिव कंपोनेंट्स क्या होता है जो किसी पर्सन के फीलिंग्स या फिर इमोशंस को बताता है। देन बिहेवियरल कंपोनेंट, सेकेंड बिहेवियरल कंपोनेंट क्या होता है जिसमें आप किसी चीज को, किसी फेनोमेना को देख के कैसे एक्ट और बिहेव करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एग्जाम्पल गिवन है कि आई विल अवॉइड स्पाइडर्स एंड
स्क्रीम इफ आई सी वन, कि अगर मैं स्पाइडर्स को देखूंगी तो मैं उनको अवॉइड करूंगी पहले तो, और अगर मैं उनको देखती हूँ तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी और मैं डर जाऊंगी, मैं उनको अवॉइड कर दूंगी, मुझे उनको देखना पसंद नहीं है। सो मेरा ये किसी चीज को देखकर मैं ऐसे एक्ट कर रही हूँ, मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ, सो ये बिहेवियरल कंपोनेंट में आ जाएगा। देन थर्ड कंपोनेंट क्या है, कॉग्निटिव कंपोनेंट। कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के बिलीव्स या फिर उनके उस पर्सन के बारे में आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको गिवन है कि आई बिलीव स्पाइडर्स आर डेंजरस। एक बिलीव है मेरी कि स्पाइडर्स जो होते हैं वो डेंजरस होते हैं। जैसे कोई पर्सन है, वो पर्सन क्या है, बहुत ऑनेस्ट है, ये मेरी बिलीव है, मुझे उस पर्सन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था कि कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होता है, जिसमें आपको किसी पर्सन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज और उस पर्सन के बारे में आपको बिलीव होते हैं कि वो पर्सन ऐसा ही होता है, तो उसे हम कहते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट। और आपको ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स को एबीसी मॉडल ऑफ एटीट्यूड्स भी कहते हैं। सो ये रहे आपके 3 कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ एटीट्यूड्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The changes in a test units occurring with the passage of time is known as। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा टेस्ट यूनिट है जो टाइम के साथ चेंज होते रहता है। सो वो होगा आपका मैचुरेशन। मैचुरेशन और हिस्ट्री, इंस्ट्रूमेंट, टेस्टिंग, ये सारे जो ऑप्शंस आपको गिवन है, ये आपके थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी है। मतलब इंटरनल वैलिडिटी को जो अफेक्ट्स करते हैं, जो आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट है वो आपके वैलिड नहीं होंगे, ये सारे जो ऑप्शन है ये इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट्स करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है, जैसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या हो रहा है। तो आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में सिर्फ और सिर्फ आप ये देखोगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर आप कोई एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स का इफेक्ट नहीं देखोगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर आप सिर्फ यही देखोगे, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी को ये सारे ऑप्शंस जो है अफेक्ट करते हैं। अब हिस्ट्री क्या हो सकता है, हिस्ट्री ऐसा इवेंट्स अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया, ऐसा कोई भी इफेक्ट, ऐसा कोई भी फेनोमेना अगर हो जाएगा जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर गया। सो ये भी आपके क्या हो जाएगा, थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी। तो हिस्ट्री आपके थ्रेड्स जो आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है वो हिस्ट्री हो सकता है। मैचुरेशन अब क्या होता है, मैचुरेशन एक ऐसा टेस्ट यूनिट होता है, जैसे आप मान लो आपने किसी चिल्ड्रंस पर आपने रिसर्च परफॉर्म किया, एंड देन आपकी जो रिसर्च है वो 3 से 3 to 4 years आपकी रिसर्च चले गई, यहाँ पर आपको बहुत टाइम लग गया, जिसकी वजह से आपके जो चिल्ड्रंस है वो मैच्योर हो गए, तो ये भी आपकी इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। देन इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जैसे आपने कोई चीज आप मेजर कर रहे हो आपके रिसर्च में, और वो इंस्ट्रूमेंट जो आपका आप जो यूज कर रहे हो आपको उसने सही रीडिंग नहीं दिया, सही मेजरमेंट नहीं दिया, तो वो भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। सो इंस्ट्रूमेंट भी आपके थ्रेड्स टू इंटरनल वैलिडिटी में आता है। देन टेस्टिंग, अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो और टेस्टिंग में कुछ एरर्स आ जाते हैं समटाइम्स, तो ये भी आपके इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करता है। सो ऐसा टेस्ट यूनिट जो टाइम के साथ चेंज होता रहता है उसे हम कहते हैं मैचुरेशन। दैट्स व्हेयर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मैचुरेशन। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब आप मान लो अपने रिसर्च में एक प्रॉब्लम फॉर्म कर ली, एक प्रॉब्लम है, आप उस पर स्टडी कर रहे हो, तो आप क्या रिसर्च प्रॉब्लम का जो आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपका गोल क्या होता है, उस रिसर्च प्रॉब्लम पर आपको क्या करना होता है, वो एक क्वेश्चन होता है, उसको आपको आंसर करना होता है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई अब आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी अ आंसर। एक रिसर्च प्रॉब्लम है जिसको आप रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं, आप वो रिसर्च क्वेश्चन रिसर्च में फॉर्मुलेट करते हो ताकि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिले। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। देन ऑप्शन बी सी डी आपको गिवन है मेथड्स, टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। सो आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करते हो तो उसका एम ये नहीं होता कि मेथड्स है, ये ना कोई टेक्निक है और ना कोई मेथडोलॉजी है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन बी, सी और डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एंड हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। नेक्स्ट, which law asserts that the greater the number of items one chooses from a universe, the greater is the possibility of accuracy?
इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा लॉ ये कहता है कि जितना ज्यादा आपके ग्रेटर नंबर ऑफ आइटम्स होंगे फ्रॉम द यूनिवर्स उतने ज्यादा आपके ग्रेटर रिजल्ट एक्यूरेट आएंगे। मतलब अब मान लो आपकी जो पॉपुलेशन है, अब यहाँ पर यूनिवर्स से रिलेटेड पॉपुलेशन है और आप पॉपुलेशन में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आपका सैंपल है। अब पॉपुलेशन में आपके टोटल 100 लोग हैं, 100 पीपल है, और आपने जो सैंपल चूज किया वो ग्रेटर चूज कर आपने सैंपल में आपके जो मेंबर्स है वो टोटल 90 है मान लो। तो आपका जो पॉपुलेशन है उसमें 100 लोग है और आपके जो सैंपल है उसमें टोटल 90 पीपल है। अब मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है, अब मैं समझ लो पॉपुलेशन की यहाँ पर हाइट मेजर कर रही हूँ, इस केस में मैं हाइट पर स्टडी कर रही हूँ, हाइट मेजर कर रही हूँ लोगों की। तो पॉपुलेशन का जो मीन है मेरा और जो सैंपल का मीन है ये लगभग सेम ही आएगा, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो मेरे रिजल्ट आएंगे वो ज्यादा ये पॉसिबिलिटी होंगी कि वो रिजल्ट जो मेरे एक्यूरेट आए। तो अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है और आपका जो सैंपल है, पॉपुलेशन में से अगर आप जो सैंपल चूज कर रहे हो और सैंपल का साइज आपका जितना ज्यादा बड़ा होगा, जितना ज्यादा ग्रेटर होगा, उतने ज्यादा ये पॉसिबल है कि आपके रिजल्ट एक्यूरेट आए। तो ये लॉ आपका कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। जितने ज्यादा आपके नंबर्स होंगे उतना ज्यादा आपका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट होगा। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जाम्पल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। अब रिमेंबर, डेटा कलेक्ट करने के लिए आप दो वे से डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक होता है पर्सनल और सेकेंड होता है नॉन पर्सनल। अब पर्सनल क्या होता है, जिसमें आप फेस टू फेस रिस्पोंडेंट से इंटरेक्ट करते हो, जैसे फेस टू फेस इंटरव्यूज हो गए, इंटरव्यूज में आप रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन पूछोगे और वो आंसर करेंगे, जिसमें फेस टू फेस इंटरव्यू हो सकता है। ग्रुप इंटरव्यू में आप 4 to 5 एक्सपर्ट्स के ग्रुप को इन्वाइट कर सकते हो और उनका रिस्पॉन्स ले सकते हो, सो ये भी ग्रुप इंटरव्यू फेस टू फेस होता है। देन ऑप्शन सी स्केड्यूल भी एक इंटरव्यू होता है, बस इसमें आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि मैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछूंगा। सो इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू या स्केड्यूल ये आपके पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जांपल होंगे। दैट्स में पर आपका ऑप्शन ए, बी और सी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन जी, टेलीफोन इंटरव्यू जिससे आप फेस टू फेस इंटरेक्ट नहीं करोगे रिस्पोंडेंट से, आप फोन पर इंटरव्यू इंटरेक्ट करो, फोन पर इंटरव्यू लोगे। सो ये आपका नॉन पर्सनल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का एग्जांपल होगा। दैट्स पे आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, टेलीफोन इंटरव्यू। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।